हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेमोरी। बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ मेमोरी में इस बारे में बात करेंगे कि हमारी मेमोरी जब बनती है ब्रेन में, या जब हम कोई चीज़ याद करते हैं तो क्या चेंजेस होते हैं ब्रेन के अंदर या उसके किसी पार्ट में, क्या इस तरह के प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि जैसे कि माना जाता है कि जब भी आप कोई चीज़ याद करते हो या जो मेमोरीज आपके माइंड में बनती हैं वो एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता है। उस चेंज को आप काफ़ी देर तक रिटेन कर सकते हो, परमानेंट कह सकते हो, रिलेटिवली परमानेंट कह सकते हो। तो रिलेटिवली परमानेंट चेंज होता कहाँ पे है ब्रेन में, और किस एरिया, क्या कौन सा एरिया रिस्पॉन्सिबल है, उसके बारे में हम बात करेंगे बायोलॉजिकल बेसिस में। तो यहाँ पे पहले एमनीजिया के बारे में बात की हुई है। एमनीजिया क्या होता है? लॉस ऑफ मेमोरी होती है जब हम कुछ चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं, मे बी एजिंग की वजह से या फिर कोई और डैमेज की वजह से, कोई एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, या ड्रग अब्यूज़ की वजह से हो सकता है। कोई बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकती है, मेडिकल डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो एमनीजिया में दो टाइप के होते हैं। एक होता है रेट्रोग्रेड एमनीजिया। रेट्रोग्रेड का मतलब है कि जब आपके ब्रेन में कोई डैमेज हुआ है या फिर जब कोई चेंज हुआ है तो उसके बाद आपको चीज़ें याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है, और उसके पहले की कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आपको भूलती जा रही हैं उस इवेंट से पहले की। सपोज आपका एक्सीडेंट हो गया, और आपका एक्सीडेंट होते ही आप सडनली जब आप अपने उठते हो, अपने आप को हॉस्पिटल में देखते हो, तो आपको ये याद नहीं रहता कि आप हॉस्पिटल में आए कैसे। तो उससे पहले के कुछ ऐसे स्पेसिफिक इवेंट्स जो आप भूल गए आप कहाँ जा रहे थे, आप यहाँ आए कैसे, उससे 2-3 दिन पहले क्या हुआ था। तो पुरानी कुछ चीज़ें आप भूल रहे हो, अपने पुराने कुछ इवेंट्स आप भूल रहे हो। तो ये हो गया रेट्रोग्रेड। एंटीरोग्रेड एमनीशिया क्या होता है कि फर्दर आगे वाली आने वाली चीज़ें याद नहीं रहती हैं। इंडिविजुअल्स कैन नॉट रिमेंबर इवेंट्स दैट अकर आफ्टर द एमनीजिया इंड्यूसिंग इवेंट। तो जिस वजह से एमनीजिया हुआ है, या तो एक्सीडेंट हो सकता है, या फिर कोई मेडिकल डिसऑर्डर हो सकता है, या कोई ड्रग ऐसा ले लिया आपने, कोई मेडिसिन ले लिया ऐसी जिसकी वजह से ये टेम्परेरी प्रॉब्लम आ गई है, तो उसके बाद आपको चीज़ें याद करनी मुश्किल हो जाती है, भूलनी शुरू हो जाती है। मतलब जैसे अगर आप किसी एक पर्सन से मिल रहे हो और पहले आप उससे मिले हुए हो तो आपको लगेगा आप पहली बार मिल रहे हो, नेक्स्ट डे इवन आप फिर से उससे मिलोगे तो आपको लगेगा कि आप पहली बार मिल रहे हो। तो इसी तरह का एक बहुत फेमस केस है एचएम। एक पर्सन का नाम एचएम शॉर्ट में दिया हुआ है। उस पर्सन का एक बहुत ही फेमस केस है जिसमें देखा गया था कि उनके ब्रेन में एक टेम्पोरल लोब का बहुत बड़ा पार्ट था मेमोरी से रिलेटेड। तो इनका क्या केस था, क्योंकि ये एचएम का केस हर बारी हर बुक में कहीं ना कहीं ज़रूर डिस्कस किया होता है जब भी मेमोरी की बात आती है। तो एचएम एक ऐसे इंडिविजुअल थे हुज एमनीशिया हैज़ बीन स्टडीड बाय साइकोलॉजिस्ट सिंस इन 1950s। इस टाइम पे इनके ऊपर स्टडी चल रही थी जब ये 1953 में 27 ईयर्स के थे एचएम। इनका एक ऑपरेशन हुआ था, उसमें इनके ब्रेन का मीडियल पोर्शन ऑफ बोथ टेम्पोरल लोब का मीडियल पोर्शन रिमूव कर दिया था। वो क्यों किया था? क्योंकि इनको दौरे पड़ते थे, सीजर्स आते थे। अब इन्होंने सोचा कि जिस वजह से सीजर आते हैं उस पार्ट को हम रिमूव करके देख लेते हैं, क्या पता वो ठीक हो जाए। तो वो सीजर्स को क्योर करने के लिए इनके ब्रेन का ये पार्ट रिमूव कर दिया। वो सीजर्स किस लिए आते थे? एपिलेप्सी की प्रॉब्लम थी इनको। अब जैसे ये ऑपरेशन हुआ इनका और ये सीजर्स जो थे इनके धीरे धीरे कम हो गए, और इनसे डॉक्टर को लगा कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है, काफ़ी फ़ायदा हुआ है ब्रेन का एक ये पार्ट निकालने से। पर उसके बाद क्या हुआ, उनको रेट्रोग्रेड और एंटीरोग्रेड दोनों ही टाइप के अमनीशिया हो गए। और ये इनका जो रेट्रोग्रेड अमनीशिया था वो थोड़ा सा माइनर था, मतलब इतना ज़्यादा नहीं था कि उनको सारी चीज़ें पास्ट की भूल गई है। ही कुड रिमेंबर ऑल द पास्ट एक्सेप्ट फॉर मोस्ट रिसेंट ईयर और टू। लास्ट के 1-2 साल वो भूल गए, ज़्यादा पीछे का नहीं भूले थे। लेकिन जो इनका एंटीरोग्रेड एमनीशिया था, मतलब आगे के इवेंट्स जो वो करेंगे, आगे जो जो चीज़ें वो सीखेंगे, जिस लोगों से मिलेंगे, आगे फ्यूचर में वो जो करेंगे, वो बहुत ज़्यादा उनकी जो प्रॉब्लम थी ना, वो नहीं याद, उनकी ब्रेन याद नहीं रख पा रहा था। मतलब ऐसा था कि जैसे वो एक ही मैगजीन को बार बार पढ़ते थे, क्योंकि उन्हें हर बार लगता था वो पहली बार पढ़ रहे हैं। वो भूल जाते थे कि उन्होंने पढ़ लिया ये मैगजीन। तो जैसे ही वो उसको पढ़ के रखते थे वो भूल जाते थे कि उन्होंने वो चीज़ पढ़ ली है और उसके अंदर उन्होंने क्या पढ़ा है। So, similarly, when his family moved, he could not find his way back to the new location even after several months of the practice.
तो क्या हुआ, जब उनकी फैमिली ने शिफ्ट करी जगह, अपना घर शिफ्ट करा, तो उनको अपना पुराना घर का रास्ता याद रहता था, और नए घर का रास्ता उनको बहुत महीनों के बाद भी, इतनी बार जाने के बाद भी नए घर का रास्ता उनको कभी याद नहीं हुआ. So HM seemed quite normal in many respects. He could carry on conversation, repeat 7 numbers from memory. मतलब वैसे बाकी सब चीज़ें उनकी नॉर्मल थी. आप उनसे बात करोगे, आपको कुछ एबनॉर्मल नहीं लगेगा. आपको लगेगा कि इनको सब कुछ वो बहुत अच्छे से बात कर पाते थे. वो चीज़ें उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए आपने जैसे कोई चीज़ बोली कि ये आप लिस्ट देख के याद करके बताओ, तो वो लिस्ट देख के थोड़ी देर के लिए उस टाइम बता देते थे. अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स कर लेते थे पेपर पेंसिल से, या विदाउट पेपर पेंसिल भी, मतलब माइंड में मेंटल कैलकुलेशन भी कर लेते थे. तो इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये सब इंटैक्ट थी. पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी कि जो इनकी इनएबिलिटी टू ट्रांसफ़र न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी टू लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो जो ट्रांसफ़र होता है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में इन्फॉर्मेशन परमानेंट स्टोरेज के लिए, वो ट्रांसफ़र ख़त्म हो गया था बिल्कुल ही. और as a result, it was as if he had become suspended in time on a day in 1953 when he regained his health but lost his memory function. मतलब एक इस तरह का हो गया था कि जब वो उनको होश आया था ऑपरेशन के बाद, तो जो दिन था वो उसी दिन के में हमेशा के लिए अटक गए थे, क्योंकि वो आगे का बिल्कुल याद नहीं रख पा रहे थे, पीछे का भी भूल गए थे 1-2 साल का. तो वो एक ही दिन को बार बार रिपीट कर रहे थे, एक ही दिन को. उनके लिए हर चीज़ रोज नहीं होती थी, सेम चीज़ वो दोबारा रिपीट नए की तरह से देखते थे. तो वो एक ही दिन में अटक गए थे. तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि जैसे रेट्रोग्रेड एमनीशिया है, एमनीशिया प्रोड्यूसिंग इवेंट, जैसे कि कोई ऑपरेशन हो सकता है या कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उससे क्या हुआ कि मेमोरी फॉर दीज इवेंट्स इम्पेयर्ड. उससे पहले कोई चीज़ हुई, मतलब 1-2 दिन पहले या 1-2 साल पहले की मेमोरी खराब हो गई सारी. बाकी ठीक है, लेटर इवेंट्स याद कर सकते हैं, पुराना भूल गया. एंटीरोग्रेड ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है. उसमें क्या है कि जब ये एक इवेंट हुआ जिसकी वजह से आपको एमनीशिया हुआ, उसके बाद के लेटर इवेंट्स आपको याद नहीं हो रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. सो ये था केस HM का. अब इसके आगे ये पूछा है कि बायोलॉजिकल बेसिस तो हमने देख लिया कि ब्रेन के कुछ पार्ट्स होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं. तो कल्चर का क्या इफेक्ट होता है मेमोरी का, क्या कल्चर भी इन्वॉल्व होता है, मेमोरी को इन्फ्लुएंस करता है. So memory is a very basic aspect of cognition. In one sense, we might expect to operate in much the same manner among human beings everywhere. तो मेमोरी को अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो हर तरीके सबके साथ एक सेम प्रोसेस होना चाहिए मेमोरी का. जैसे मेरी मेमोरी काम करती है वैसे ही सबकी मेमोरी काम करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम बायोलॉजिकली देख रहे हैं तो सबका ब्रेन एक जैसे काम करता है, तो वो सब चीज़ें सेम होनी चाहिए. बट क्या होता है, नो मैटर वेयर दे लिव एंड विट कल्चर दे लिव, पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव द सेम बेसिक मेमोरी एबिलिटीज. दिस डज नॉट मीन हाउएवर द मेमोरी इज अनअफेक्टेड बाय द कल्चर. तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल्चर की वजह से कुछ चेंजेस नहीं आएंगे. मेरी मेमोरी का बायोलॉजिकल बेसिस सेम है किसी दूसरे की मेमोरी से, बट मेरे कल्चर की वजह से और उसके कल्चर की वजह से हमारी मेमोरी के ऊपर भी इन्फ्लुएंस होता है. In fact, as noted by Mystery and Rogoff, there are many ways in which such effects might occur. तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिस वजह से कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है मेमोरी में. जैसे देख लेते हैं, कंसिडर द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन पीपल ट्राई टू रिमेंबर इन डिफरेंट कल्चर्स. इन मैनी इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज, स्टूडेंट लर्न एज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन टू रिमेंबर द लिस्ट ऑफ अनरिलेटेड टर्म. तो जैसे अगर हम अपने इंडस्ट्रियलाइज जितने भी वो हैं, इंडस्ट्रियलाइज एरियाज़ हैं, जो अर्बन एरियाज़ हैं, वहाँ पे किस तरीके से एजुकेशन दी जाती है कि स्टूडेंट्स को एक अनरिलेटेड टर्म या अनरिलेटेड डेफिनेशन को लर्न करना पड़ता है, और एब्स्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चाहे वो मैथमेटिकल इक्वेशंस हो या केमिकल इक्वेशंस हो, और उनको अपनी मेमोरी में डाल के उनको वो चीज़ें लर्न करनी पड़ती हैं. लेकिन नॉन इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ में अगर जाएँ, जहाँ ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ है, वहाँ पे क्या है कि इंडिविजुअल हैव वेरी लिटल इफ एनी प्रैक्टिस विद सच टास्क. पीपल इन दिस सोसाइटी टू कमिट लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेमोरी, बट मोस्ट ऑफ इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू देयर डेली लाइफ्स.
अब यहाँ पे क्या है, जहाँ पे बच्चे स्कूल्स वगैरह की एजुकेशन इतना नहीं लेते हैं, वो अपने डेली लाइफ के जो इवेंट्स हैं उससे लर्निंग करते हैं, ना कि एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें। जैसे स्कूल में मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें सिखाई जाती है, हर चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ एब्स्ट्रैक्ट मतलब कि कॉन्क्रीट नहीं होती। जैसे मैथमेटिकल इक्वेशन हो गई, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होता है। चाहे केमिकल फार्मूलेज हो गए, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट वो होता है। ये सब चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट होती है। लेकिन जो ट्रेडिशनल टाइप का तरीका है, जहाँ पे फॉर्मल एजुकेशन में नहीं जाते लोग, वो अपने डेली लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, जो कि एक कॉन्क्रीट तरीका होता है काम करने का। वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। तो दे डोंट लर्न दी नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे नेवर सी। तो वो ऐसा नहीं होता कि वो सारी चीज़ें याद कर रहे हैं जो उन्होंने कभी देखी ना हो। कोई एनिमल और प्लांट का वो नाम याद कर रहे हैं जो उन्होंने, जैसे स्कूल में हम बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं लेकिन हमने कभी देखी नहीं है, तो सब एब्स्ट्रैक्ट हो गई। लेकिन ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि जो चीज़ वो यूज़ कर रहे हैं उसको वो सीखते हैं, ना कि मेमोराइज कर रहे हैं जो नहीं देखी है। तो एक तो यही फ़र्क आ गया कल्चर का, कि एक हमारी अर्बनाइज्ड कॉलोनीज़ में कैसे हम लर्निंग कर रहे हैं कि जो हमने नहीं भी देखी चीज़ें हम वो सब पढ़ते रहते हैं। ट्रेडिशनल तरीके से नॉन इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ में या वहाँ जो विलेज एरियाज़, रूरल एरियाज़ में कैसे पढ़ते हैं कि जो एक्चुअली में काम कर रहे हैं, जो उनके सामने चीज़ें हैं वो उनके बारे में सीखते हैं, उनको लर्न करते हैं। सेकंड क्या है, कंसीडर द एक्ट ऑफ रिमेंबरिंग इटसेल्फ। चिल्ड्रन इन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज प्रैक्टिस मेमोराइजिंग। अब ये बहुत ज़रूरी बात यहाँ पे कही है कि जो अर्बनाइज सोसाइटीज़ में जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मेमोराइजिंग पे, याद करने में, रट्टा लगाने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? उनको पता है फाइनली उनको वो एग्ज़ाम में सारी चीज़ें रिट्रीव करनी है। तो उस टाइम क्या है कि अंडरस्टैंडिंग पे इतना फोकस नहीं होता जितना मेमोराइजिंग पे होता है। लर्निंग का पार्ट होता है, अंडरस्टैंडिंग वो उसमें मिसिंग होता है। लेकिन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में क्या होता है, उसमें मेमोराइजिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनको कुछ भी रिट्रीव नहीं करना होता। उसमें वो अंडरस्टैंड करते हैं एक्चुअली में, वो चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन वो सुनते हैं, देखते हैं, वो उसको यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं। थर्ड है, बिकॉज देयर फॉर्मल एजुकेशन, चिल्ड्रन इन इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी आर फेमिलियर विद स्पेशल काइंड ऑफ इंटरेक्शन विद एडल्ट्स। Interaction in which adult or a teacher as an examiner asks them specific question about the information. So अगेन अर्बनाइज्ड या इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटी में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आपकी कुछ स्पेशल काइंड ऑफ इंटरेक्शन होगी अपने टीचर से, तो वो आपसे जब पूछेंगे तो आपको उनको आंसर देने हैं। तो यहाँ पे बच्चे के माइंड में ये होता है कि मुझे कुछ चीज़ें याद करनी है और जब मुझसे पूछा जाए मुझे वो बतानी है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं होता है। उनको एडल्ट से इंटरेक्ट करके अपनी मेमोरी या अपनी इंफॉर्मेशन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं करता है कि क्या सीख के आए, क्या याद करके आए, इस टाइप से कोई क्वेश्चन नहीं करता है। इतना ज़्यादा इंटरेक्शन एडल्ट के साथ नहीं होती है। तो यही फ़र्क आ जाता है दोनों की लर्निंग और चीज़ें याद करने में और समझने में, कल्चर के बेस पे। In short, for children raised in traditional cultures, the very act of remembering has a different meaning than it has for children in industrialized. तो मेनली ये कह रहे हैं कि अगर आप किसी ट्रेडिशनल कल्चर के बच्चे को पूछो और किसी इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी के बच्चे को पूछो, तो दोनों के लिए रिमेंबरिंग का मतलब ही अलग हो जाएगा। एक अर्बन एरिया का बच्चा रिमेंबरिंग को कहेगा मुझे स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन रिमेंबर करनी पड़ती है, लेकिन एक ट्रेडिशनल बच्चा कहेगा रिमेंबरिंग का पूछोगे तो वो ये नहीं कहेगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन रिमेंबर करना पड़ता है। वो रिमेंबरिंग का उसका मतलब होता है कि जो मैं काम करता जाता हूँ, जो मैं सीखता जाता हूँ, वो मुझे याद करना होता है। तो ये बहुत फ़र्क आ जाता है दोनों की ही रिमेंबरिंग प्रोसेस में। तो इस तरीके से रिमेंबरिंग और मेमोरी कल्चर की वजह से बहुत ज़्यादा डिफरेंटली इंटरप्रेट करी जाती है अलग अलग कल्चर्स में। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि बायोलॉजिकल बेसिस, जैसे हमने पढ़ा कि एचएम का जो केस था उसमें बायोलॉजिकल बेसिस क्या था कि ब्रेन के कुछ पार्ट थे जो इन्वॉल्व थे। जैसे कि हमने देखा कि उन्होंने टेम्पोरल लोब जो है डॉक्टर्स ने वो ब्रेन से निकाल दिए थे कि तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही थी। अब इसमें दो तरह की मेमोरी और इन्होंने डिस्कस करी है, एक है एक्सप्लिसिट मेमोरी, एक है इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट मेमोरी वो होती है जिसको हम वर्बली डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसको हम बता सकते हैं, वर्बली या बोल के बताया जा सकता है कि आपको क्या याद है। जो हम अपने माइंड में जो चीज़ें सोचते हैं वो हम बोल बोल के बता देते हैं।
और इम्प्लिसिट मेमोरी होती है जिसको बोल के नहीं बताया जाता, जिसको एक्चुअली में ऑपरेट करके बताया जाता है या उसके ऊपर काम करके बताया जाता है या डेमोन्स्ट्रेशन दे के बताया जाता है। जैसे कुछ काम, कुछ करने का तरीका, कुछ बनाने का तरीका, कुछ डिज़ाइन करने का तरीका, तो वो हो गई इम्प्लिसिट कि आप बोल के नहीं सिखा सकते। अगर आपको किसी को ड्राइंग सिखानी है या को ड्रॉ करना बताना है, जो उसको आपने जो चीज़ अपने याद कर रखी है कि अगर जैसे हट एक होम ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करना चाहिए, वो इम्प्लिसिट मेमोरी। आप उसको बोल के नहीं बताओगे कि एक स्लांट की लाइन डालो फिर एक सीधी लाइन, वो आप उसको ड्रॉ करके डेमो दे के बताओगे, वो हो गई इम्प्लिसिट मेमोरी। एक्सप्लिसिट हो गई जो आप बोल के भी बता सकते हो, कि जैसे डेफिनेशंस होती हैं या जैसे मैं अभी आपको समझा रही हूँ, सही, ये एक्सप्लिसिट हो गया। तो ये दो टाइप की मेमोरीज के बारे में आप बात करिए बायोलॉजिकल बेसिस में। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मोस्टली क्या होता है कि जब एमनीजिया होता है लोगों को, तो देखा गया है कि उनकी जो डू पुअरली ऑन टेस्ट ऑफ एक्सप्लिसिट मेमोरी है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक्सप्लिसिट मेमोरी मतलब वो बोल के नहीं बता पाते कि उन्होंने अभी क्या देखा। दे कांट रिकॉग्नाइज और रिकॉल इन्फॉर्मेशन दे हैव सीन। तो उनसे जैसे अगर आप वर्बली पूछोगे, कोई लिस्ट दिखा के वर्ड्स की और पूछोगे बताओ आपने कौन सी लिस्ट अभी देखी थी, तो वो बोल के वो चीज़ नहीं बता पाएंगे। लेकिन जो उनकी इम्प्लिसिट मेमोरी होती है, मतलब उनको आपको ड्रॉ करके दे रहे हो और नेक्स्ट टाइम फिर बोल रहे हो कि आप ड्रॉ करके दिखाओ, तो वो चीज़ वो नहीं भूलते हैं। वो नेक्स्ट टाइम उनकी ड्राइंग में आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। HM के केस में भी ऐसे ही था कि वो एक्सप्लिसिट मतलब कोई चीज़ बोल के या रिकॉल करके नहीं बता पाते थे। उनसे पूछा कि आपने क्या कभी, मैं एग्जांपल दे रही हूँ यहाँ पे, सपोज उनको कि एक स्टार की फ़ोटो दिखाई और बोला कि क्या आपने ये फ़ोटो पहले कभी देखी है, और वो बोलते मैंने नहीं देखी है। फिर थोड़ी देर बाद दोबारा दिखाई, फिर से पूछा उन्होंने, तब भी बोला मैंने नहीं देखी है। लेकिन उनको स्टार बनाने की जब प्रैक्टिस कराई और अगली बार फिर से बोला स्टार बना के दिखाओ, तो जितनी बार उनसे बोला गया उतनी बार उनकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आने लगी। दैट मीन्स उनकी एक्सप्लिसिट मेमोरी नहीं मतलब वो हो रही थी, वो ख़राब हो गई थी मेमोरी, लेकिन जो इम्प्लिसिट मेमोरी थी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही थी। तो इम्प्लिसिट मेमोरी में एज सच कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है। Deficit in explicit memory appear to be linked to the damage of hippocampus। तो वही रीज़न है, कह रहे हैं कि जो टेम्पोरल लोब निकाला जाता है ब्रेन से, जो कि एक हिप्पोकैम्पस का पार्ट होता है, वो एक्चुअली एक्सप्लिसिट मेमोरी से लिंक्ड होता है। इसीलिए जब वो चीज़ पर डैमेज हो जाता है तो एक्सप्लिसिट मेमोरी के ऊपर इफ़ेक्ट आता है। तो व्हाट अबाउट इम्प्लिसिट मेमोरी, फिर उसका उसका किससे रिलेशन होता है? तो इसमें ये देखा गया है कि जिसका ऑसिपिटल लोब होता है, जो ब्रेन का पार्ट होता है, उसको अगर डैमेज करे तो फिर इम्प्लिसिट मेमोरी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। फिर उस केस में वो अपनी इम्प्लिसिट मेमोरी में वो हो जाते हैं, इफेक्ट दिखता है उनकी। सो इन सम एग्जिस्टिंग एविडेंस पॉइंट्स टू टू कंक्लूजन। तो दो कंक्लूजन है यहाँ पे। एक तो ये कि हमारे अंदर दो टाइप की मेमोरी हो जाती है, एक एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट जो हम बोल के बता देते हैं कि हमने ये देखा था, हमने ये सीखा था, और इम्प्लिसिट जिसको हम खाली ड्रॉ करके या खाली दिखा के करके डेमो दे के दिखा सकते हैं। दूसरा ये है कि इन दोनों ही मेमोरी की फंक्शनिंग जो है वो ब्रेन के अलग अलग पोर्शन से है रिलेटेड। तो ज़रूरी नहीं है कि ब्रेन का एक पोर्शन अगर डैमेज हो जाए तो पूरी टोटली हर तरह की मेमोरी डैमेज हो जाएगी। तो ये दो चीज़ें इससे कंक्लूजन निकला है। अब आगे कुछ और भी सिंड्रोम्स हैं एमनीशिया से रिलेटेड, जो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।